रानी दुर्गावती। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण करने वाली रानी दुर्गावती। मानव सभ्यता के आदिकाल से नारी का कार्यक्षेत्र घर माना गया है। वही संतान की जननी, पालन करने वाली और संरक्षिका है। पुरुष को वह जैसा बनाती है, वह प्रायः वैसा ही बन जाता है। इस दृष्टि से यदि उसे मानव जाति की निर्माणकर्त्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे प्रकृति ने नारी को सब प्रकार की शक्तियां और प्रतिभाएं पूर्ण मात्रा में प्रदान की हैं, पर गृह संचालन की जिम्मेदारी के कारण उसमें मातृत्व और पत्नीत्व के गुणों का ही विकास सर्वाधिक होता है। उसको अपने इस क्षेत्र से बाहर निकलने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, पर जब आवश्यकता पड़ती है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे महानता के कार्य कर दिखाती है कि दुनिया चकित रह जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण स्त्रियां विभिन्न प्रकार के पेशों में प्रवेश कर रही हैं और शिक्षा, व्यवसाय, कला, उद्योग धंधे, सार्वजनिक सेवा आदि अनेक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्त्रियां दिखाई पड़ने लगी हैं। यद्यपि हमारे देश में अभी यह प्रकृति आरंभिक दशा में है, पर विदेशों में तो करोड़ों स्त्रियां सब प्रकार के जीवन निर्वाह के पेशों में भाग ले रही हैं। यदि यह कहा जाए कि इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि देशों की 3/4 से अधिक स्त्रियां गृह व्यवस्था के अतिरिक्त अर्थोपार्जन और समाज संचालन के अन्य कार्यों में भी संलग्न हैं, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। पर एक क्षेत्र ऐसा अवश्य है जिसमें हमारे देश तथा अन्य देशों की स्त्रियों ने बहुत कम भाग लिया है, वो है सेना और युद्ध का विभाग। हमारे देश में बहुत समय से नारी को कभी इस कार्य के लिए उपयुक्त माना ही नहीं गया और इसलिए उसका एक नाम अबला भी रख दिया गया है। लोगों का ख्याल है कि अधिकांश में घर के भीतर रहने से स्त्रियों में दुर्धर्षता का वो गुण उत्पन्न ही नहीं हो पाता जो सैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है। पर फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि स्त्रियां इस क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकती। यद्यपि सामाजिक परिस्थितियां तथा नियमों के कारण ऐसी अवसर बहुत कम आते हैं, पर समय समय पर ऐसी वीरांगनाएं उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने वीरता तथा युद्ध संबंधी कार्यों में पुरुषों से अधिक साहस और योग्यता दिखलाई है। ऐसी एक वीर नारी तो हमारे समय ही हो चुकी है। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। यद्यपि गदर में सैकड़ों ही सरदारों, राजाओं और नवाबों ने भाग लिया था, पर इतिहासकार मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि उनमें से किसी ने झांसी की रानी से बढ़कर शौर्य वीरता का परिचय नहीं दिया। झांसी के किले में और कालपी तथा ग्वालियर युद्ध क्षेत्रों में उसने जैसा पराक्रम, युद्ध संबंधी कुशलता दिखाई, उस पर मुग्ध होकर अंग्रेजी सेनाओं के मुख्य सेनापति और युद्ध कला में निष्णात सर ह्यूरोज ने अपने संस्मरणों में स्पष्ट लिखा है कि भारतीय विद्रोही दल में अगर कोई मर्द था तो वह झांसी की रानी ही थी। इसीलिए हम आज भी गांव-गांव और गली-गली में बच्चों के मुख से भी सुनते रहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अकबर का मान मर्दन करने वाली दुर्गावती एक ऐसी ही वीरांगना आज से लगभग 400 वर्ष पहले भी हुई थी। उस समय भी सम्राट अकबर के दबदबे से बड़े बड़े राजा उसके अधीन हो गए थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के प्रसिद्ध क्षत्रिय नरेशों ने अकबर की अधीनता ही स्वीकार नहीं कर ली थी, वे उसके सहायक भी बन गए थे। एकमात्र चित्तौड़ के महाराणा प्रताप सिंह को छोड़कर किसी राजा ने अकबर का सामना करने का साहस नहीं किया। पर उस समय भी नारी होते हुए भी रानी दुर्गावती ने दिल्ली सम्राट की विशाल सेना के सामने खड़े होने का साहस किया और उसे 2 बार पराजित करके पीछे खदेड़ दिया। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिराय की पुत्री थी। उनकी एकमात्र संतान वही थी और इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के समान ही पाला था। उसने शस्त्र चलाने की शिक्षा बचपन से पाई थी और 13-14 वर्ष की आयु में ही वह सिंह, तेंदुआ आदि भयंकर वन्यजंतुओं का शिकार करने लग गई थी। दलपति शाह से विवाह। दुर्गावती के विवाह की घटना कम रोमांचकारी नहीं है। दलपति शाह एक प्रसिद्ध, वीर और योग्य शासक था।
उसके राज्य की सुव्यवस्था ऐसी उत्तम थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसकी सेना इतनी तैयार और समस्त साधनों से युक्त थी कि मुसलमान शासकों की उस पर आक्रमण करने का कभी साहस नहीं होता था। जब दलपति शाह ने राजकुमारी दुर्गावती के रूप और वीरता की चर्चा सुनी तो उसने उसी को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। उसने पुरोहित और एक दो सरदारों को कालिंजर भेजा कि वे राजा कीर्तिराय के सम्मुख इस प्रस्ताव को रखें। दुर्भाग्यवश कीर्तिराय कुछ पुराने ढर्रे के व्यक्ति थे और जात पाती की मर्यादा को ही सबसे बड़ी चीज मानते थे। वे मोहबा के चंदेल राजाओं के वंशज थे, जिनके दरबार में आल्हा, ऊदल जैसे भारत प्रसिद्ध वीर रहते थे। यद्यपि उनका अंत हुए 500 वर्ष बीत चुके थे और इस बीच में मुसलमानों ने हिंदू धर्म और जाति की खूब दुर्गति की थी, पर कीर्तिराय उन लोगों में से थे जो इन बातों से शिक्षा ग्रहण करने के बजाय पुरानी शान में डूबे हुए थे। उनको मालूम हुआ कि दलपति शाह उनकी अपेक्षा कुछ नीची श्रेणी का क्षत्रिय है। बस उन्होंने अन्य सब बातों की उपेक्षा करके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि हम अपने से निम्न श्रेणी के क्षत्रिय को अपनी पुत्री नहीं दे सकते। जिस प्रकार दलपति शाह दुर्गावती के रूप गुण की चर्चा सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हुआ था, उसी प्रकार दुर्गावती भी उसकी प्रशंसा सुनकर अपने मन में उसे अपना पति बनाने का विचार करती रहती थी। पर उस समय यहाँ के क्षत्रियों की बुद्धि कुछ ऐसी विपरीत हो गई थी कि वे विवाह शादी के अवसर पर प्रायः लड़ाई झगड़ा पैदा कर लेते थे। आल्हा ऊदल की कथाएं चाहे जितनी अतिशयोक्तिपूर्ण हों, पर इतना मानना पड़ेगा कि निम्न श्रेणी के होने के कारण अधिकांश राजा उनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने को राजी न होते थे और उन्हें लड़कर ही अपनी पत्नियां प्राप्त करनी पड़ी थी। इतना ही क्यों, इतिहास प्रसिद्ध महाराज पृथ्वीराज भी कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री को स्वयंवर में से बलपूर्वक हर कर लाए थे। इसी के प्रतिकार स्वरूप जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। पृथ्वीराज को पराजित कर लेने के उपरांत पठान आक्रमणकारियों ने किस प्रकार एक एक करके भारत के समस्त राजाओं को पददलित किया और हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों की कैसी दुर्दशा की, ये भी इतिहास के पढ़ने वालों से छिपा नहीं है। सच पूछा जाए तो भारतवर्ष की पराधीनता का एक बड़ा कारण यहाँ के शासक वर्ग का झूठा अहंकार और जात पात का भेदभाव ही था। इससे उनकी एकता नष्ट हो गई और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर 3-13 हो गए। उनकी देखा देखी उनकी प्रजा में भी ऊंच नीच और छोटी बड़ी जाति का विष फैल गया और समस्त देश का संगठित शक्ति होने के बजाय छोटे छोटे भागों में विभाजित लोगों की भीड़ की तरह हो गया। ऐसी दशा देखकर विदेशियों का लार टपकना स्वाभाविक ही था। वे धर्म, सामाजिक आचार विचार, वेश भाषा आदि सब दृष्टियों से एक समान थे और इस आधार पर पूर्णतः संगठित थे। जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष जैसा समृद्ध तथा सब प्रकार के साधनों से संपन्न देश ऐसे असंगठित और आपस में फूट रखने वाले लोगों के अधिकार में है, तो उन्होंने उसे बलपूर्वक छीन लिया। यदि ऐसा न होता तो कोई कारण न था कि कुछ हजार आक्रमणकारी करोड़ों की आबादी वाले देश को कुछ वर्षों में पददलित करके यहाँ अपना शासन स्थापित कर सकते। बिहार के कई नगरों के लिए तो इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने केवल 18 सवारों को लेकर कब्जा कर लिया। कीर्तिराय की अहमन्यतापूर्ण उत्तर को सुनकर दलपति राय को बुरा लगा और उसने एक शक्तिशाली सेना लेकर कालिंजर पर हमला कर दिया। कीर्तिराय भी वीर था, पर दलपति राय उसके मुकाबले नई उम्र का जोशीला व्यक्ति था। उसने 2-4 मुठभेड़ों के बाद ही, जिनमें सैकड़ों वीर मारे गए, कालिंजर पर अधिकार कर लिया। फिर भी उसने पराजित कीर्तिराय से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया और उसकी कन्या दुर्गावती की उसी प्रकार याचना की मानो कोई बात ही न हुई हो। उसकी सज्जनता देखकर कीर्तिराय को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने विधिपूर्वक दुर्गावती का विवाह उसके साथ कर दिया। पुत्र का जन्म और पति का निधन, विवाह के पश्चात दंपत्ति सुखपूर्वक अपनी राजधानी गढ़मंडला में रहने लगे और वर्ष भर बाद ही एक पुत्र का जन्म होने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पर होनहार को कौन जानता है, 2 साल बाद ही दलपति राय बीमार पड़े और कुछ ही समय में उनके बचने की आशा न रही।
दुर्गावती के शोक संताप का ठिकाना न रहा। पति के न रहने पर उसने सती होकर उसी के साथ जाने का निश्चय कर लिया, पर दलपति राय ने 3 वर्ष के राजकुमार के अनाथ हो जाने का भय दिखाकर उसे ऐसा कृत्य करने से सर्वथा रोक दिया। पुत्र के मुंह को देखकर दुर्गावती को भी विवश होकर इसी स्वीकार करना पड़ा। पति के मरने पर दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य की व्यवस्था करने लगी। उसने ये कार्य ऐसे मनोयोग, योग्यता और परिश्रम से किया कि थोड़े ही समय में वहां की काया पलट हो गई। प्रजा के सुखी और संतुष्ट होने से राज्य का वैभव भी बढ़ने लगा और दुर्गावती का नाम चारों तरफ फैल गया। उसने राजकुमार की शिक्षा का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया और स्वयं उसको हर तरह के हथियार चलाना और अपनी रक्षा करना सिखाने लगी। लोगों को आशा हो गई कि वीर नारायण अवश्य ही बड़ा होकर एक आदर्श नृपति बनेगा। स्त्रीत्व का अभिशाप, पर पर्दे के पीछे दुर्गावती के लिए नई विपत्ति सिर उठा रही थी। जैसे जैसे उसके राज्य की समृद्धि बढ़ती जाती थी और चारों तरफ यश फैलता जाता था, वैसे ही वैसे उससे अनेक ईर्ष्या करने वाले भी पैदा होते जाते थे। अगर कोई पुरुष शासक ऐसी उन्नति करता तो संभवतः लोगों का ध्यान उसकी तरफ अधिक आकर्षित न होता, पर एक स्त्री का इतना आगे बढ़ना और अधिकांश पुरुष शासकों के लिए उदाहरण स्वरूप बन जाना उनको खटकने लगा। वास्तव में दलपति राय का देहांत हो जाने पर आसपास के शासकों ने तो उसके गोंडवाना राज्य को लावारिसी माल समझ लिया था कि अब हमारे ही अधिकार में आएगा। पर जब दुर्गावती के सुप्रबंध और शक्ति बढ़ते जाने से उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई तो उनकी आंखें खुली। पहले तो मालवा के शासक बाज बहादुर ने गढ़ मंडल पर हमला किया, पर दुर्गावती ने उसे ऐसी करारी हार दी कि उसे अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद अन्य किसी छोटे शासक की यह हिम्मत न हुई कि गढ़मंडला की तरफ आंख उठाकर देख सके। इस समय दिल्ली के तख्त पर अकबर विराजमान था। वो भी कम उम्र का ही था, पर परिस्थितियों ने उसे उसी उम्र में महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ बना दिया था। उसने देखा कि इस देश में जमकर सफलतापूर्वक शासन करना है तो यहाँ के प्रभावशाली व्यक्तियों को मिलाकर ही चलना चाहिए। इसलिए उसने राजपूत राजाओं के साथ शादी विवाह का प्रस्ताव किया और 2 एक स्थानों के शासक से ऐसा संबंध स्थापित करके उसके पक्के हितैषी और मित्र भी बन गया। जो लोग इस तरह की चालों में न आए उनको ताकत के जोर से दबा दिया गया। उसने मालवा और बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था और अब गोंडवाना, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। रानी दुर्गावती ने भी उसके इरादों का अनुमान कर लिया था, पर इतने बड़े सम्राट का सामना करने की शक्ति गढ़मंडला में थी नहीं। फिर भी रानी समय को निकालती हुई चुपचाप अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाती रही। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे वो एक स्त्री ही है तो भी अकबर के किसी अन्यायपूर्ण आदेश को नहीं मानेगी और न अपनी स्वाधीनता को सहज में चली जाने देगी। अकबर की दुर्भिसंधि। अकबर ने कड़ा अर्थात प्रयाग के सूबेदार आसफ खां को आदेश दे रखा था कि वह गोंडवाना राज्य का हाल चाल लेता रहे और भीतर ही भीतर ऐसी तोड़फोड़ करता रहे कि वह प्रदेश सहज में ही अपने अधिकार में आ जाए। आसफ खां स्वयं ही गोंडवाना के वैभव को देखकर ललचा रहा था कि दिल्ली से सैनिक सहायता मिल जाए तो उसका एक ही बार में सफाया कर दिया जाए। उसने अपने गुप्तचर भेजकर रानी दुर्गावती के कुछ लालची और चरित्रहीन सरदारों को भी धन और पद का लोभ दिखाकर अपनी ओर फोड़ लिया। इतनी तैयारी की खबर पाकर अकबर युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने सुन रखा था कि गढ़मंडला का पुराना मंत्री आधार सिंह बड़ा योग्य और स्वामीभक्त है और रानी की सफलता में उसका बड़ा हाथ है। बस उसने एक चाल सोची और दूत के हाथ एक पत्र दुर्गावती को भेजा कि वह मंत्री आधार सिंह को दिल्ली भेज दे, जहां उससे कुछ शासन संबंधी कार्य कराया जाएगा। अकबर का वास्तविक इरादा ये था कि अगर रानी आधार सिंह को भेजने से इनकार करेगी तो इसी बहाने उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी और यदि वह दिल्ली आ गया तो उसे हर तरह का लालच दिखाकर अपनी ओर मिला लिया जाएगा और उसी को आगे करके गोंडवाने पर आक्रमण किया जाएगा, जिससे वहां की प्रजा में भी फूट पड़ जाए। इस पत्र को पाकर रानी सोच विचार में पड़ गई।
वो अपने स्वामिभक्त मंत्री को किसी प्रकार की विपत्ति में फंसने देना नहीं चाहती थी, पर यह भी समझती थी कि यदि वो बादशाह के आदेश को अमान्य कर देगी तो यही उसके लिए एक बहाना मिल जाएगा। अंत में उसने यही निर्णय किया कि जब घटना एक दिन होनी है तो इसी समय क्यों न हो जाए। व्यर्थ में अपने सच्चे हितैषी मंत्री के प्राण संकट में क्यों डाले जाएं? पर आधार सिंह ने स्वयं इस विचार से असहमति प्रकट की। उसने कहा कि अगर मेरे वहां जाने ये बला टल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मैं कोई बच्चा या नमक हराम तो हूँ नहीं कि मुझे अकबर अपनी तरफ मोड़ ले। इसके बजाय दिल्ली जाकर मैं स्वयं उसकी योजना और चालों का पता लगाऊंगा और उनको निष्फल करने का भी प्रयत्न करूंगा। मैं आपके स्वाधीनता प्रेम का जिक्र उसके सामने अच्छी तरह कर दूंगा और समझा दूंगा कि गोंडवाना को जीतना उतना सहज नहीं है जितना उसने समझ रखा है। अगर वो किसी तरह मान जाए तो अच्छा ही है, अन्यथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण देना तो प्रत्येक स्वाभिमानी पुरुष का कर्तव्य ही है। रानी ने मंत्री को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर अंत में उसका दृढ़ आग्रह देखकर वो चुप हो गई। दिल्ली पहुंचने पर आधार सिंह ने वही बात पाई जिसकी आशंका थी। अकबर ने पहले तो उसी को गोंडवाने का शासक अथवा अपना मंत्री बनाने का लालच दिया, पर जब उस पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा तो जेल खाने में बंद कर दिया। इसके बाद उसने आसफ खां को शीघ्र ही गोंडवाना पर चढ़ाई की तैयारियां करने का आदेश दिया। यद्यपि इतिहास में अकबर को महान कहा गया है और वास्तव में भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ को मजबूत जमाने वाला वही था। वो बड़ा दूरदर्शी और प्रतिभाशाली शासक था और बिना पढ़ा लिखा होने पर भी उसने वो काम कर दिखाया जो सैकड़ों विद्वानों के लिए भी संभव नहीं। उसने एक तरफ अपना राज्य चारों तरफ खूब बढ़ाया और दूसरी तरफ प्रजा की रक्षा और सुख सुविधा की वृद्धि करके श्रेष्ठ शासक होने की ख्याति भी प्राप्त की। वो पक्का साम्राज्यवादी था और उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। इसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली, पर फिर भी हम रानी दुर्गावती पर चढ़ाई करने की उसकी कार्यवाही का समर्थन किसी प्रकार से नहीं कर सकते। साम्राज्यवादियों के लिए अकारण भी दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करना और उनका राज्य छीन लेना कोई नई बात नहीं है। सिकंदर महान और चंगेज खां जैसे शासकों ने ही दूर दूर के देशों पर आक्रमण नहीं किया। हमारे भारतीय पुराणों में सैकड़ों चक्रवर्ती नरेशों का उल्लेख है जिन्होंने उस समय तक विदित सभी देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। इसका आशय यही निकलता है कि साम्राज्यवाद एक प्रकार का अभिशाप है जो लाखों निर्दोष लोगों का संहार कर डालता है और लाखों का ही घर-बार नष्ट करके उन्हें पथ का भिखारी बना देता है। पर अकबर का गोंडवाना पर आक्रमण इस श्रेणी में भी नहीं आता। रानी दुर्गावती से कभी यह आशंका नहीं हो सकती थी कि वह अकबर की सल्तनत पर आक्रमण करेगी या उससे शत्रुता ठानकर किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का ही प्रयत्न करेगी। फिर स्त्री पर आक्रमण करना एक प्रकार से कायरता की बात समझी जाती है। दुर्गावती एक ऐसे प्रदेश में पड़ी हुई थी जो अर्धसभ्य मनुष्यों का निवास स्थान समझा जाता था। दिल्ली, आगरा जैसे सभ्यता के केंद्रों से बहुत दूर था। उसका कैसा भी भला या बुरा प्रभाव मुगल साम्राज्य पर नहीं पड़ सकता था, पर इनमें से किसी बात का विचार किए बिना उसने गोंडवाना को रौंद डालने का निश्चय कर लिया। सच है, धन और राज्य की लालसा मनुष्य को न्याय अन्याय के प्रति अंधा बना देती है। वो यह विचार कर ही नहीं सकता कि इसके लिए मुझे लोग भला कहेंगे या बुरा। लोभ उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सिवाय अपनी लालसा पूर्ति के और कोई बात दिखाई ही नहीं देती। पर इस प्रकार का आचरण और आदर्श मनुष्य को कभी स्थायी रूप से लाभदायक नहीं हो सकता। उसका दूषित प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है और सबके धरे पर पानी फेर देता है। इस प्रकार के मामलों में प्रायः जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत ही चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। राज्य के लोभ से ही अकबर के इकलौते बेटे जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के बेटे खुर्रम ने और भी अधिक उत्पात मचाया और औरंगजेब ने तो राज्य पाने के लिए तीनों भाइयों का सिर काटकर बाप को भी 7 वर्ष कैद रखा।
कुछ लोगों ने लिखा है कि अकबर को किसी ने शाप दे दिया था कि तुम्हारे समस्त आगामी वंशज एक दूसरे के शत्रु होंगे। पर हमारी मान्यता तो यही है कि हम स्वयं जैसा आचरण करेंगे, वैसे ही संस्कार हमारी आगामी पीढ़ियों के भी बनेंगे। रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने का कोई कारण न होते हुए केवल इस भावना से चढ़ दौड़ना कि हमारी शक्ति और साधनों का वो मुकाबला कर ही नहीं सकेगी, तो उसे लूटा मारा क्यों न जाए, उच्चता तथा श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यो तो डाकू दल भी अपनी संगठन शक्ति और अस्त्र शस्त्रों के बल पर चाहे जिसको लूटते मारते हैं और अपने को बड़ा बहादुर ख्याल करते हैं, पर कभी किसी डाकू का अंत अच्छा हुआ हो, यह आज तक नहीं सुना गया। आधार सिंह को कैद करना भी नीचता का ही कार्य माना जाएगा। एक भिन्न राज्य का व्यक्ति यदि आप पर भरोसा करके आ जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करना श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं। वो एक प्रकार से दुर्गावती के प्रतिनिधि अथवा दूत की हैसियत से दिल्ली आया था। दूत यदि कोई कठोर बात कह देता है तो भी उसे अवध्य माना जाता है और उसे अपने यहाँ से राजी खुशी घर जाने देना आर्य संस्कृति का एक नियम है। यवन संस्कृति में अवश्य इससे विपरीत आचरण होता देखने में आता है। औरंगजेब ने शिवाजी को बहुत विश्वास दिलाकर बुलाया, पर बाद में अपने यहाँ कैद कर लिया। इसी प्रकार का उदाहरण अकबर ने भी उपस्थित किया, तो इसे उसके लिए कलंक स्वरूप ही कहा जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत आचरण कभी न करना चाहिए। गढ़मंडला पर आक्रमण। अकबर का आदेश पाकर और यह जानकर कि अब आधार सिंह भी दिल्ली में कैद है, आसफ खान ने चटपट चढ़ाई की तैयारी की और गोंडवाना राज्य में घुस गया। पर मुगल शासक फिर भी इस वीरांगना से सशंक थे और उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक तरफ तो बादशाही फौज मार्ग में पड़ने वाले छोटे राजाओं तथा जागीरदारों आदि को दबाती हुई आगे बढ़े और दूसरी ओर बहुत से गुप्तचर समस्त रियासत में फैलकर प्रजा में रानी के विरुद्ध प्रचार करें और अकबर की उदारता, दानशीलता, गुण ग्राहकता की प्रशंसा लोगों को सुनाएं। साथ ही कुछ विशेष गुप्तचरों को इसलिए भेजा गया कि वे गढ़मंडला के कुछ उच्च अधिकारियों और फौजी अफसरों को धन और पद का लालच देकर उन्हें अपनी ओर मिला लें। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं रही। सन 1100 में मोहम्मद गौरी के हमले से लेकर सन 1757 तक क्लाइव द्वारा बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के पतन तक जयचंद तथा मीर जाफर जैसे देशघातक पैदा होते रहे, जिन्होंने भारत भूमि पर आक्रमण करने वालों का प्रतिरोध करने के बजाय उनको सहयोग दिया और देश को दास्ता के बंधनों में डालने का पाप कमाया। मुगलों को गढ़मंडला में भी ऐसे कई देशद्रोही मिल गए। उनमें से बदन सिंह नाम का सरदार कुछ व्यक्तियों को लेकर अकबर से जा मिला और गढ़मंडला के समस्त सैनिक रहस्य उसे बतला दिए। इससे अकबर वहां के शक्तिशाली और कमजोर पहलुओं को अच्छी तरह समझ गया और उसने अपनी सेना में उन सभी साधनों तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था कर दी जिसकी वहां आवश्यकता पड़ने वाली थी। तोपखाने का अभाव। एक तरफ दिल्ली के साधन संपन्न शासकों की तरफ से गढ़मंडला को ध्वस्त करने की इस तरह की तैयारियां हो रही थी और दूसरी ओर रानी दुर्गावती अपने पूर्वजों की भूमि की रक्षा के लिए प्राणपण से संलग्न थी। उसे इस बात का बड़ा खेद था कि उसके साथियों में से ही कुछ घर का भेदिया बनकर शत्रु को आगे बढ़ने में मदद पहुंचा रहे हैं, तो भी वो अपने मार्ग से च्युत नहीं हुई। वो अच्छी तरह जानती थी कि मुगल बादशाह के साधनों की तुलना में गढ़मंडला के साधन अल्प ही हैं, तो भी उसने अपने मन में एक क्षण के लिए भी न तो निराशा आने दी और न कायरता। उसकी दृष्टि अपने कर्तव्य पालन की तरफ थी, फिर परिणाम चाहे जो कुछ निकले। मुगल सेना के आगे बढ़ने का समाचार पाकर रानी ने अपनी सेना को भी पूरी तरह तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और उनको कारागर हथियार दिए गए। इसके अतिरिक्त वो अपनी प्रजा में भी हर तरह से शत्रु का प्रतिरोध करने का उत्साह उत्पन्न करने लगी। वो स्वयं और उसका पुत्र वीर नारायण, जो अब 16 वर्ष का हो चुका था, चारों तरफ घूमकर सैनिक तैयारियों का निरीक्षण करते और उत्साहपूर्ण वार्तालाप से लोगों के साहस को बढ़ाते।
अभी तक समस्त युद्धों में गढ़मंडला की सेना ने जिस प्रकार वीरता दिखाकर विजय प्राप्त की थी, उसकी चर्चा करके इस बार उससे भी अधिक जोर से लड़ने की सैनिकों को प्रेरणा देते। उन्होंने अपने व्यवहार और परिश्रम से लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न कर दी, जिससे वे युद्ध भावना से भरकर मरने मारने को उद्यत हो गए। गढ़मंडला की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी तोपखाने का अभाव था। मुगल लोग तोप बनाने तथा चलाने में निपुण हो चुके थे और तोपों के जोर से ही अकबर के पितामह बाबर ने दिल्ली के पठान बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर अपनी हुकूमत कायम की थी। चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध किले पर भी तोपों और बंदूकों से विजय प्राप्त की गई थी, पर अभी तक भारतीय राजा इस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं कर सके थे। पर्याप्त संख्या में तोपों का शीघ्र बना सकना संभव भी न था। इसलिए गढ़मंडला की सेना को ज्यादा भरोसा अपने तीर कमान, तलवार, भाले आदि का ही था। बंदूकों का व्यवहार भी वे करने लगे थे और रानी दुर्गावती तो उससे अचूक निशाना लगाती थी। उनके पास घोड़े और हथियारों की भी काफी संख्या थी और अभी तक इन्हीं के द्वारा गढ़मंडला की सेना कई बार शत्रुओं को हरा चुकी थी। युद्ध का आरंभ जब शत्रु सेना काफी नजदीक आ पहुंची तो रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। उस समय हाथ में नंगी तलवार लिए वह साक्षात दानव दलनी दुर्गा की तरह ही दिखाई पड़ रही थी। उसने मुगलों की तोपों को व्यर्थ करने के लिए अपना मोर्चा ऐसे पहाड़ी स्थान में लगाया जहां तोपों के गोले के निशाने तक पहुंच ही नहीं सकते थे, बीच में पहाड़ से टकराकर व्यर्थ हो जाते थे। इस प्रकार जब शत्रु की तोपें अपना बहुत सा गोला बारूद व्यर्थ में बर्बाद कर चुकी, तब रानी ने मुगल सेना पर जोरों से हमला किया। उसने अपने सैनिकों में ये भावना भर दी थी कि हम धर्मयुद्ध कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि और घरों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य पालन से पीछे हटता है, वह मानव नाम का अधिकारी नहीं और निश्चय कुल कलंक कहा जाने योग्य है। मुगल सेना आतताई है, जो बिना कारण लूटमार के लालच से हमारे राज्य में घुस आई है। इसे मारकर खदेड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। अपने सैनिकों को इस प्रकार उत्साहित कर रानी ने स्वयं मुगल सेना में घुसकर ऐसी मारकाट मचाई कि उसके छक्के छूट गए। कहाँ तो वे गढ़मंडला के धन को लूटकर ले जाने का स्वप्न देख रहे थे और कहाँ यहाँ प्राणों के ही लाले पड़ गए। हजारों लाशों से पृथ्वी के पट जाने से बादशाही सेना में भगदड़ मच गई और आसफ खां अपने कैंप को कई मील पीछे हटा ले गया। रानी की सेना विजय का डंका बजाती हुई अपने कैंप में वापस आई। युद्ध का दूसरा दौर, इस पराजय से आसफ खां बड़ा दुखी हुआ। उसकी गिनती मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनाध्यक्षों में की जाती थी और पहले वो अनेक राजाओं को जीतकर मुगल सम्राट के अधीन कर चुका था। अब एक स्त्री से हारकर वो अपना मुंह दुनिया को कैसे दिखाएगा? उसने इस बात को अपने लिए बड़ा अपमानजनक समझा और सारी बुद्धि लगाकर इसका प्रतिकार करने की युक्ति सोचने लगा। उसने नई सैनिक सहायता आने तक किसी चाल से युद्ध को स्थगित रखने का प्रयत्न किया। बादशाही पक्ष की तरफ से एक दूत सफेद झंडा लेकर गढ़मंडला की तरफ चला। उसके द्वारा आसफ खां ने रानी के पास संधि का संदेश भेजा था। हार जाने पर भी उसने संधि की शर्तें ऐसी रखी थी मानो विजय उसी की हुई हो। उसने रानी को लिखा कि वीर नारायण को दिल्ली भेजा जाए और वो सम्राट अकबर की संरक्षकता में रहकर गोंडवाना का शासन कार्य करे तो मुगल सेना का आक्रमण रोका जा सकता है। इस शर्त को सुनकर रानी ने दूत को उसी क्षण लौट जाने को कहा। उसने कहा कि मैंने उसी समय मुगल सेना को राज्य के बाहर तक खदेड़कर उसकी छावनी अर्थात कैंप में आग नहीं लगा दी। इसका एहसान तो तुम नहीं मानते और उल्टा मेरे पुत्र को दिल्ली दरबार में हाजिर होने की मांग करते हो। आसफ खां रानी का उत्तर सुनकर बड़ा लज्जित हुआ और मन ही मन आगे की चाल सोचने लगा। उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बहुत लानत मलामत की कि तुम एक औरत के सामने पीठ दिखाकर भाग आए और फिर भी बहादुरी का दम भरते हो। सब लोगों ने मिलकर फिर दूसरी बार हमला करने का निश्चय किया। उसी समय दिल्ली से कुछ नई सेना और तोपें आ पहुंची। बस आसफ खां की हिम्मत बढ़ गई और उसने अपनी सेना को पुनः मजबूती के साथ संगठित करके हमला करने का आदेश दिया।
दूसरा आक्रमण। इस बार आसफ खां ने अपने सिपाहियों को तोपखाने के पीछे चलने का संकेत किया। इधर रानी दुर्गावती मुगल सिपाहियों पर ही हमला करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सेना को तोपों के सामने ही चलने की आज्ञा दी। ये बड़ा कठिन अवसर था। विपक्ष के सैनिक तो तोपों की आड़ लेकर लड़ रहे थे और गढ़मंडला वालों को तोपों के अभाव में उनके गोली अपनी छाती पर झेलने पड़ रहे थे। इस तरह का असमानता का युद्ध अधिक समय तक लड़ा जा सकना कठिन होता है। उस तीर तलवारों के जमाने की बात तो जाने दीजिए। आजकल वैज्ञानिक युग में होने वाले प्रथम यूरोपीय महाभारत 1914 से 1918 में जब इंग्लैंड ने अकस्मात टैंक बख्तरदार मोटर से हमला किया, तो थोड़े ही समय बाद जर्मन सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद जर्मन सेना बराबर दबती ही चली गई और कुछ महीनों में जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली। उस अवसर पर जर्मन सेना के सर्वोच्च सेनापति हिंडेनबर्ग ने कहा था, हम मित्र सेनाओं के प्रधान सेनापति जनरल फ्रांक द्वारा नहीं हराए गए हैं, वरन टैंक ने हमको हराया है। यही परिस्थिति उस समय गढ़मंडला वालों के सामने थी। वे अब तक तीर, तलवार, भाले आदि से ही लड़ते आए थे। कुछ लोग पुराने ढंग की बंदूकों का प्रयोग करना भी जान गए थे, पर इन हथियारों से तोप का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। तोप की मार 2-4 मील तक होती ही थी और उनका गोला जहां गिरता था, वहां पर 10-5 आदमियों को मार ही देता था। उस समय तोपों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और बहुत भारी होने के कारण उनका इधर उधर हटाया जाना भी कठिन होता था, पर उनके भयंकर शब्द और गोलों द्वारा किले की दीवारों से टूटते देखकर लोगों में आतंक का भाव उत्पन्न हो जाता था। तो भी दुर्गावती इससे न तो भयभीत हुई और न निराशा का भाव मन में लाई। उसने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यद्यपि हमारे पास तोपें नहीं हैं, पर उससे भी शक्तिशाली आत्मबल हमारे पास है। हम स्वदेश की रक्षा के लिए सत्य और धर्म के अनुकूल युद्ध कर रहे हैं। ये कम महत्व की बात नहीं है। याद रखो, सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। ये 10-20 तोपें मातृभूमि के मतवालों को कदापि नहीं रोक सकती। ये कहकर उसने 1000 सेनानी लेकर बड़ी तेजी के साथ तोपों पर धावा किया। यद्यपि इस संघर्ष में कई 100 वीर तोपों की भेंट हो गए, पर रानी ने तोपों के पास पहुंचकर गोलंदाजों का सफाया कर दिया। इस प्रकार तोपखाने को निष्क्रिय हुआ देखकर आसफ खां बड़ा घबराया। उस समय रानी थोड़े से साथियों को लेकर ही शत्रु दल में ऐसी मारकाट मचा रही थी कि बड़े बड़े वीरों के होश उड़ गए। इतने में गढ़मंडला की शेष सेना भी वहां पहुंची और बादशाही सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वो प्राण बचाने के लिए फिर भाग खड़ी हुई। तीसरा आक्रमण और गढ़मंडला का पतन। इस प्रकार 2 आक्रमणों में रानी दुर्गावती ने शत्रु को अच्छी तरह हरा दिया, पर न मालूम किस कारण उसकी सेना ने दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। शायद इसका कारण क्षत्रियों का यह विरुद्ध हो कि भागते हुए और शरणागत शत्रु को मारना धर्म के विरुद्ध है, अथवा उनकी व्यवस्था किले के समीप ही लड़ने की हो, जहां से आवश्यकतानुसार युद्ध सामग्री प्राप्त होती रहे और अवसर आने पर उसके भीतर पहुंचकर भी लड़ा जा सके। कुछ भी कारण रहा हो, पर शत्रु को आधा कुचलकर छोड़ देने से वो प्रायः प्रतिशोध की ताक में रहता है और फिर से तैयार होकर आक्रमण कर सकता है। गढ़मंडला के सेनाध्यक्षों से यही भूल हुई, जिसके फलस्वरूप मुगल सेना एक के बाद एक करके 3 आक्रमण कर सकी और अंत में सुयोग मिल जाने से उसने सफलता प्राप्त कर ली। क्षत्रियों ने युद्धों में जैसी वीरता दिखाई, उसकी प्रशंसा इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखी मिलती है, पर साथ ही अवसर के अनुकूल कार्य प्रणाली न अपनाकर और केवल परंपराओं के ही पीछे लगे रहकर उन्होंने जो बहुत बड़ी भूल की, उसकी अबुद्धिमत्ता की आलोचना भी अनेक विद्वानों ने की है। महाराज पृथ्वीराज ने प्रथम बार के आक्रमण में मोहम्मद गौरी को हराकर पकड़ लिया था, पर बाद में कुछ लोगों की लल्लो चप्पों में आकर मोहम्मद गौरी की क्षमा प्रार्थना करने पर उसे छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि उसने फिर से अधिक तैयारी के साथ आक्रमण किया और विजय मिलने पर पृथ्वीराज को मरवा ही डाला।
हमारे नीतिकारों ने भी यही कहा है कि दुष्ट शत्रु पर दया दिखाना अपना और दूसरे भी अनेकों का अहित करना है। आजकल के व्यवहार शास्त्र का तो स्पष्ट नियम है कि दूसरों को सताने वाले दुष्ट जन पर दया करना सज्जनों को दंड देने के समान है, क्योंकि दुष्ट तो अपनी स्वभावगत क्रूरता और नीचता को छोड़ नहीं सकता। वो जब तक स्वतंत्र रहेगा और उसमें शक्ति रहेगी, वो निर्दोष व्यक्तियों को सब तरह से दुख और कष्ट ही देगा। इसलिए वर्तमान युग के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्नार्ड शॉ ने एक लेख में स्पष्ट कहा है कि स्वभाव से ही दुष्ट और आत्ताई व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उनका अंत उसी प्रकार कर देना चाहिए जिस प्रकार हम सर्प और भेड़िया आदि अकारण आक्रमणकारी और घात में लगे रहने वाले जीवों का कर देते हैं। विश्वासघातियों की करतूत। द्वितीय आक्रमण में विजय पाकर गढ़मंडला की सेना उल्लास में आकर राग रंग मनाने लगी और अनुशासन ढीला पड़ गया। उधर आसफ खां 2 बार हार हो जाने से बुरी तरह तिलमिला रहा था और अपने सब सलाहकारों को इकट्ठा करके आगे की नई चाल सोच रहा था। उसी अवसर पर उससे मिले हुए गढ़मंडला के विश्वासघाती कुछ व्यक्तियों ने उसके कैंप में पहुंचकर खबर दी कि इस समय गढ़मंडला की सेना राग रंग में मस्त है। अगर इस समय आकस्मिक रूप से आक्रमण कर दिया जाएगा तो वो तैयार होने का भी अवसर न पाएगी और नगर पर कब्जा किया जा सकेगा। आसफ खां तो ऐसे मौके की ताक में ही था। उसने उन घर के भेदियों को साथ लेकर उसी समय सेना को किले पर धावा करने की आज्ञा दे दी। जब ये समाचार रानी दुर्गावती को मालूम हुआ तो वो गंभीर हो गई। घर के भेदियों का कुछ हाल तो उसे पहले से ही मालूम था, पर वे इस प्रकार प्रकट रूप से शत्रु से मिल जाएंगे, इसका अनुमान वह न कर सकी थी। फिर भी युद्ध का अभ्यस्त होने के कारण वो घबराने वाली न थी। उसने शीघ्रता में जितनी सेना इकट्ठी हो सकी उसे लेकर शत्रुओं को बीच में ही रोका और घमासान संग्राम आरंभ हो गया। इस बार सेना में जो कमजोरी दिखाई पड़ती थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से अपने पुत्र वीर नारायण को ही सैन्य संचालन का भार दे दिया। उसने सोचा कि अपने राजा को इस प्रकार आगे बढ़ते देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाएगा और वे अपने पराक्रम से शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे। पर इसका परिणाम कुछ उल्टा ही निकला। पुराने और बड़े बूढ़े सेनाध्यक्षों को एक 16 वर्ष के किशोर के आदेशानुसार कार्य करना अपमानजनक प्रतीत हुआ और उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वीर नारायण के अत्यंत शौर्य दिखलाने और अकेले सैकड़ों शत्रुओं का सफाया करने पर भी मुगल सेना आगे बढ़ती गई और किले के फाटक के समीप पहुंच गई। रानी दुर्गावती कुछ दूरी पर युद्ध करती हुई इस स्थिति को देख रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में एक सिपाही ने संकेत द्वारा उसे वास्तविक कारण बतलाया। ये सुनकर वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने तो अपने इकलौते अल्पवयस्क पुत्र को इसीलिए सबसे आगे लड़ने को भेजा था कि लोग उसके त्याग और बलिदान के भाव को समझें और उन्हें पूरी शक्ति से जूझने की प्रेरणा मिले। पर मनुष्य के हीन, अहंकार तथा ईर्ष्या की वृत्ति ने उसे कुछ और ही रूप दे दिया। मुगलों की नई सेना और युद्ध सामग्री के जोर से गढ़मंडला उस दिन नहीं तो दूसरे दिन शत्रुओं के हस्तगत हो ही जाता, क्योंकि सेना में अव्यवस्था पैदा हो गई थी। पर इन पुराने सरदारों ने ऐसे कठिन अवसर पर झूठी शान के पीछे जो अकर्मण्यता दिखाई, उसके लिए वे सदा निंदा के पात्र बने रहे। उससे भीषण संघर्ष करना उनको भी पड़ा। पर जहां रानी दुर्गावती तथा वीर नारायण का नाम आज 400 वर्ष बीत जाने पर भी आदर के साथ लिया जाता है, उनको देश का गौरव बढ़ाने वाला माना जाता है, वहां उन हीन मनोवृत्ति के सरदारों को घृणा के साथ ही याद किया जाता है। क्या यह उनका बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? इसी समय रानी ने वीर नारायण को 50 शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से गिरते देखा। साथ ही समाचार आया कि तोपों की मार से किले की दीवार एक स्थान पर टूट गई है। उसने समझ लिया कि बस अब अंत आ गया। वीर नारायण की वीर गति पाने से अब उसे जीवन से तनिक भी मोह न रह गया था। वो चुने हुए 300 सवारों को लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ी। उसने सैकड़ों शत्रुओं को यमलोक पहुंचाया, पर अचानक एक तीर आकर उसकी आंख में लगा। उसने उसे अपने हाथ से बाहर खींच लिया। इतने में दूसरा तीर गर्दन में लगा।
उससे असह्य वेदना होने लगी। उस समय रानी ने आधार सिंह को सामने देखकर कहा, मैं अब रक्त निकलने से अशक्त होती जा रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि शत्रु मुझे जीवित अवस्था में छू सकें। इसलिए तुम तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। पर आधार सिंह इस बात को सुनकर कांप उठा और उसने भरे हुए कंठ कहा, मैं असमर्थ हूँ, मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। रानी जोश में आ गई और मरते मरते उठकर बैठ गई और अपनी कटार जोर से अपनी छाती में घुसेड़ ली। दूसरे ही क्षण उसकी निर्जीव लाश भूमि पर पड़ी दिखाई दी। इसके पश्चात मुगल सेना को रोकने वाला कोई न रहा। उसने नगर में घुसकर बहुत मार काट मचाई तथा गढ़मंडला के खजाने तथा महलों की संपत्ति को लूट लिया। कहा जाता है वहां पर आसफ खां को बहुत अधिक सोना, चांदी, जवाहरात आदि मिले। उनका अधिकांश उसने स्वयं रख लिया। केवल 15 हाथियों पर लूट का थोड़ा सा भाग लदवाकर दिल्ली भेज दिया। गोंडवाना के गौरव का दीपक सदा के लिए बुझ गया और आज वो एक उजाड़ नगर के रूप में ही शेष है। दुर्गावती मरकर भी अमर है। दुर्गावती ने जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करके वीरगति पाई, उस तरह की मृत्यु शोक नहीं, गौरव की बात मानी जाती है। अपने लाभ के लिए तो सभी प्रयत्न करते और संकट उठाते हैं, पर जो न्याय की खातिर अपनी प्रत्यक्ष हानि देखकर भी संघर्ष करते हैं, उनकी गिनती महान पुरुषों में होती है। दुर्गावती अगर चाहती तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके आजन्म सुखपूर्वक रह सकती थी, पर ऐसा करने में उसे अपना और देश का अपमान जान पड़ा। हम जयपुर के राजा मानसिंह आदि को गद्दार ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अकबर के राज्य को फैलाने और जमाने में ही अपनी समस्त वीरता और युद्ध कौशल को झोंक दिया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हिंदुओं के प्रभुत्व का अंत करके विदेशियों की जड़ जमाने का कार्य किया, जिसे कभी आदरणीय नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत भारत का बच्चा बच्चा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का यश गान करता है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के कष्ट सहन करके भी अकबर के साथ वर्षों तक संघर्ष किया और देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। हम शिवाजी को भी राष्ट्र रक्षक की पदवी देते हैं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब जैसे निष्ठुर और हिंदुत्व के प्रबल विरोधी बादशाह का सामना किया और अल्प साधन युक्त होते हुए भी जाति और धर्म के झंडे को झुकने नहीं दिया। हम गुरु गोविंद सिंह को देश का उद्धारक इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने चारों पुत्रों का बलिदान स्वाधीनता की वेदी पर कर दिया और मुगल बादशाह को सहयोग देना स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी इन सब वीरों के चरित्र पढ़े जाते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं और आगामी पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा लेने को कहा जाता है। उनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। इसके विपरीत मान सिंह, जय सिंह आदि कितने भी सफल और संपन्न क्यों न बन गए, उनको देश और जाति का विरोधी ही घोषित किया जाता है। चाहे उस समय वे बहुत बड़े पदवीधारी कहे जाते थे और उन्होंने इतना धन भी कमाया जो पीढ़ियों तक काम देता रहा, पर उनकी प्रशंसा में आज तक एक शब्द भी किसी के मुंह से सुनने में न आया। रानी दुर्गावती भी इस दृष्टि से भारतीयता की रक्षक और स्वाधीनता के लिए बलिदान करने वाली मानी जाती है। यद्यपि परिस्थितियों के कारण विदेशी शासकों के साथ संघर्ष अल्पकालीन ही रहा, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की तरह वह वन, जंगल और पर्वतों में घुसकर वर्षों तक संघर्ष न कर सकी, पर भारतीय स्त्रियों की तत्कालीन और आज की भी स्थिति को देखते हुए उसने जो कुछ किया, वो उसे प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय वीरों की पंक्ति में बिठाने के लिए पर्याप्त है। जहां स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं है, जहां उनका सार्वजनिक जीवन में भाग लेना आलोचना का विषय बन जाता है, जहां थोड़ी सी स्वतंत्रता का रहन सहन देखते ही लोग उनके चरित्र पर शंका करने लगते हैं, वहां दुर्गावती ने जो कुछ किया उसकी 100 मुखों से प्रशंसा की जाए तो भी अनुचित नहीं है। ये भारतीय पुरुषों की बहुत बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने स्त्रियों को ऐसे बंधनों में जकड़ दिया कि वे देश और जाति की प्रगति के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के योग्य ही नहीं रहीं। इससे हमारी आधी शक्ति ही बेकार हो गई और अपने अज्ञान तथा जड़ता के कारण वो हमारे अग्रसर होने में भी पैरों की बेड़ी के समान सिद्ध होने लगी।
कौन नहीं जानता कि हमारे पिछले 50 वर्ष के स्वाधीनता आंदोलन में लाखों व्यक्ति इच्छा रहने पर भी स्त्री और संतान के बंधनों के कारण भाग न ले सके। अगर स्त्रियां सुयोग और व्यवहार कुशल होती तो वे ऐसे अवसर पर घर का भार स्वयं संभालकर पुरुषों को देशोद्धार के कार्य के लिए छुट्टी दे सकती थी। पर जब हमने स्वयं ही उनको पिंजरे का पक्षी बना रखा है तो हम उनकी शिकायत भी किस मुख से करें? ऐसी दशा में जो 10-5 देश तथा समाज की सेविकाएं अपने प्रयत्न और साहस से निकल आएं, उन्हीं को गनीमत माना जाएगा। वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान सर्वोच्च है। ये सब कुछ होने पर भी दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में जो वीरता और रण कौशल दिखलाया वह अद्वितीय ही है। हमको भारत तथा संसार की अन्य वीरांगनाओं का इतिहास भी मालूम है, पर बहुत कुछ खोज करने पर भी ऐसी दूसरी नारी दिखाई नहीं पड़ी जिसने उसके समान वर्षों तक सुशासन करके सेना को इतना दृढ़ बनाया हो कि वह अकबर जैसे प्रसिद्ध सम्राट की शक्तिशाली फौज को 2 बार पराजित कर सके। साथ ही अन्य किसी स्त्री ने युद्ध के खुले मैदान में उसके समान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके प्रसिद्ध वीरों के छक्के छुड़ा देने का कठिन कार्य भी करके नहीं दिखाया। इतिहास में वीराबाई, कर्माबाई आदि 2-4 क्षत्राणियों के नाम ही पढ़ने में आते हैं जिन्होंने कोई आकस्मिक अवसर उपस्थित हो जाने पर युद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष युद्ध करके शत्रु पर विजय प्राप्त की हो। पर उनके संबंध में इतनी कम बातें ज्ञात हो सकी हैं कि उनके आधार पर उनका विशेष वर्णन नहीं किया जा सकता है। एकमात्र झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई ही गत सैकड़ों वर्षों के भीतर ऐसी निकली हैं जिसने स्त्रियों के अबला कहे जाने वाले कलंक को मिटाने के लिए एक प्रशंसा के योग्य उदाहरण सामने रखा है। देश की स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पाठ अदा करके अपनी आहुति डाल देने की दृष्टि से इन दुर्गा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं, पर शस्त्र संचालन में दुर्गावती ने जो जौहर दिखाया वो बेमिसाल है। संसार के पुराने इतिहास में किसी देश की महिला ने युद्ध में ऐसी वीरता और कौशल दिखाया हो, इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ने में नहीं आया। हाँ, आधुनिक समय में विभिन्न देशों में ऐसी कितनी ही महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करके स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया है। पर चूंकि इस समय युद्ध क्षेत्र का रूप बदल गया है, इसलिए तीर तलवार या बंदूक लेकर सैनिकों के दल से जूझने वाली महिलाएं तो नहीं मिल सकी, पर जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए शत्रुओं से संघर्ष किया है, उनके प्रहार सहन किए हैं और स्वयं प्रहार किया है, ऐसी वीरांगनाएं पर्याप्त संख्या में मिलती हैं। ऐसी देशभक्त महिलाओं की सबसे अधिक संख्या रूस में पाई जाती है। वहां पर लगभग 100 वर्ष पहले जार का ऐसा अत्याचारी शासन कायम था कि करोड़ों प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे सरकारी कर्मचारी सबकी हालत खराब थी और सब कष्ट पा रहे थे। प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिससे प्रजा को घोर गरीबी में निर्वाह करना पड़ता था। ये दशा देखकर अनेक स्वाभिमानी युवक युवतियों को जोश आया और उन्होंने इस अन्याय का खात्मा करने की प्रतिज्ञा की। पर उनके पास इतने साधन तो थे नहीं कि फौज खड़ी करके अत्याचारियों पर आक्रमण कर देते। इसलिए वे बम और पिस्तौल लेकर गुप्त रूप से अत्याचारी अधिकारियों और स्वयं जार पर भी हमला करते थे। इनमें से सोफिया नाम की युवती ने जार पर ऐसा जोरदार आक्रमण किया कि वो भाग्यवश ही बच गया। जब सोफिया को गिरफ्तार किया गया तो उसको अपने दल का भेद खोलने के लिए अमानुषिक यातनाएं दी गई, पर वो अंत तक अटल बनी रही और प्रसन्नतापूर्वक फांसी पर चढ़ गई। उसी की तरह के थर्रान आदि और भी बहुसंख्यक युवतियों ने क्रांतिकारी कार्यों में भाग लिया और परिणामस्वरूप वर्षों तक रूस के काले पानी, साइबेरिया में, जहां सैकड़ों मील तक बर्फ बिछी रहती है, घोर कष्ट सहन किए। द्वितीय महासमर सन 1939 से 1945 के अवसर पर भी जब जर्मन सेना ने अकस्मात आक्रमण करके रूस के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और वहां के स्त्री पुरुषों को घोर कष्ट दिए, तब भी वहां अनेक स्त्रियां ऐसी निकली जिन्होंने जर्मन सेना की परवाह न करके उनके विरुद्ध संघर्ष किया। इनमें जोया नामक 18 वर्ष की लड़की का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसके विषय में एक लेखक ने लिखा है,
रूसी इतिहास की 20वीं शताब्दी के चित्रपट पर जोया एक जीवित केंद्र बिंदु है, जिसने अपने देश की अंधकारपूर्ण और भयावह घड़ी में मर्दांगी को चुनौती देकर शत्रु के नृशंस प्रहार अपनी सुकुमार शरीर पर सहे और आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण विसर्जन कर दिए। तभी से जोया के जीवन मृत्यु की अमर गाथा विश्व भर के लिए नवीन चेतना और शक्ति का उद्गम बन गई है। विभिन्न रूसी पत्रों में सैकड़ों लेख और निबंध इस 18 वर्षीय किशोरी कन्या की बलिदान कथा पर निकलते हैं। सार्वजनिक संग्रहालय अर्थात म्यूजियम के लिए चित्रकार उसके चित्र बनाए। रूस का एक प्रसिद्ध नाटककार ने उस पर एक नाटक लिखा। एक कवि ने लंबी कविता लिखी। 2 प्रसिद्ध मूर्तिकारों ने उसकी संगमरमर की मूर्ति बनाए और प्रख्यात फिल्म निर्माता उसके जीवन की कल्पित फिल्म बनाने में व्यस्त हैं। नगर, सड़कें, स्कूल, कारखाने, म्यूजियम उसके नाम पर खोले जा रहे हैं। रूसी लड़कियां जोया के दृष्टांत से जीवन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त करती है। एक सामान्य ग्रामीण लड़की की इतनी महिमा इसीलिए है कि उसने प्राणों की तनिक भी चिंता किए बिना अपने देश के शत्रुओं को नष्ट करने का हर तरह से प्रयत्न किया। वो पहले तो गुरिल्ला फौज में शामिल होकर जर्मन सेना को तरह तरह की हानि पहुंचाने की कार्रवाइयां करती रही। फिर एक दिन जर्मनी की छावनी के पास जाकर उसमें आग लगाकर चली आई। पर जब उसे मालूम हुआ कि उसकी लगाई आग से बहुत थोड़ा नुकसान हुआ, तो वो दूसरे दिन फिर आग लगाने चली। उसके साथियों ने उसे रोका भी, आज मत जाओ, क्योंकि जर्मन सिपाही सतर्क होंगे। पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने को चल ही दी और आग लगाते हुए पकड़ ली गई। जर्मनों ने उसे पहले तो गुरिल्ला दल का भेद पूछने के लिए कोड़ों से खूब मारा तथा अन्य यातनाएं दी और फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। अल्जीरिया की 3 जमीला नाम की युवतियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वहां के देशभक्तों ने फ्रांस की अधीनता से छुटकारा पाने के लिए जो मुक्ति संग्राम आरंभ किया था, उसमें ये अग्रगण्य थी। ये एक के बाद एक आंदोलन की नेत्री बनी और ऐसे साहस से फ्रांस की शासन सत्ता पर प्रहार किया कि सारा संसार चकित हो गया। इन तीनों को ही फ्रांस के जेलखानों में बंद करके यातनाएं दी गई, पर वे टस से मज न हुई। अंत में फ्रांस की सरकार को झुकना पड़ा और अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। हमारे भारत के क्रांतिकारी दल में एक ऐसी ही कुमारी कल्पना हुई थी, जिसने देश की स्वाधीनता संग्राम की सैनिक बनकर भरी सभा में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। संयोगवश वे बच गए, पर कल्पना को उस अपराध में दंडित होकर अनेक वर्ष तक जेलखाने की भयानक कोठरी में बंद रहना पड़ता था। नारी का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। इस प्रकार संसार में समय समय पर कुछ महिलाएं ऐसी सामने आती रही हैं, जिन्होंने देश और जाति की रक्षा के लिए पुरुषों की तरह ही सशस्त्र संघर्ष किया है और उसकी सफलता के लिए हर तरह की यातनाएं सहन की हैं, प्राणों तक को अर्पण कर दिया है। पर यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की साहसी और त्याग करने वाली नारियां अपवाद स्वरूप ही मानी जा सकती हैं। भारतीय क्रांतिकारी दल के इतिहास में ही जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम, शचींद्र सान्याल, सावरकर आदि 50 एक से एक बढ़कर शहीदों और वीरों के चरित्र चमक रहे हैं, वहां उसमें भाग लेने वाली 2-4 स्त्रियों का ठीक परिचय भी थोड़े ही लोग जानते हैं। ये बात नहीं कि नारियों में त्याग और बलिदान की भावनाओं का अभाव है। ये गुण उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक ही पाए जाते हैं, पर आज ये गुण प्रायः निजी छोटे से परिवार तक ही सीमित रहते हैं। स्त्रियों को जन्म से मृत्यु तक ऐसे संकीर्ण वातावरण में रखा जाता है और ऐसी ही शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जिससे वे अपने से संबंधित कुछ व्यक्तियों के सिवाय दूरवर्ती अथवा अपरिचित लोगों के प्रति अपनेपन की भावना रख ही नहीं सकती। हम ये भी नहीं कहते कि नारी घर के क्षेत्र की उपेक्षा करके केवल सार्वजनिक क्षेत्र में तल्लीन हो जाए। वर्तमान समय में विदेशों की बहुसंख्यक और भारत की भी कुछ नारियों ने शिक्षा का आशय ये समझ लिया है कि घर के काम धंधे को त्याग कर फैशनेबल गोष्ठियों और समारोहों में मनोरंजन किया जाए और वाहवाही हासिल की जाए। हमारी सम्मति में ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं। ये तो संभव है कि पिछले 10-5 हजार वर्षों में जिस प्रकार अराजक अवस्था से राजतंत्र,
राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हो गया और अब अनेक बड़े बड़े देशों में साम्यवादी समाज की स्थापना हो रही है। उसी प्रकार नया युग बदलने पर किसी ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर कार्य विभाजन की परंपरा उठ जाए और दोनों सुविधानुसार प्रत्येक काम में हिस्सा बंटाने लगे। पर यह एक ऐसी परिवर्ती कल्पना है जिस पर अभी से वाद विवाद करना निरर्थक है। अभी तो हम समाज के हित की दृष्टि से इतना ही कह सकते हैं कि स्त्रियों के दृष्टिकोण को परिवार हित से बढ़ाकर समाज हित के क्षेत्र तक अवश्य विस्तृत करना चाहिए। गांधी जी के आंदोलन के प्रभाव से सरोजिनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, अवंतिका बाई गोखले, जानकी बाई बजाज, राजकुमारी अमृत और विजय लक्ष्मी पंडित आदि जो थोड़ी सी स्त्रियां सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में काम करने लग गईं, तो उससे यहाँ के सामाजिक वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हो गया। इनके उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करके लाखों अन्य नारियों के भी बंधन ढीले हुए और समाज सेवा के क्षेत्र में कई उपयोगी कार्य करने लगी। रानी दुर्गावती का आदर्श चरित्र भी नारियों को ये शिक्षा देता है कि घर और परिवार की व्यवस्था संलग्न रहते हुए भी उनको कूप मंडूक बनकर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इतनी शिक्षा और योग्यता तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए कि किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति सम्मुख आ जाने पर स्वयं उसका प्रतिकार कर सकें। हमें खेद से कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में अधिकांश साधन संपन्न घरों की स्त्रियां इस दृष्टि से अपंग सी बनी रहती हैं। जब तक समय अनुकूल रहता है वे मौज शौक, फैशन, विलास में समय बिताती हैं, घर का काम नौकरों से करा लेती हैं, पर जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो सिवाय रोने झींकने और भाग्य तथा भगवान को दोष देने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकती। श्री महादेव गोविंद रानाडे ने एक बार एक ऐसी फारसी स्त्री का हाल बतलाया था जिसका पति एक बड़ा व्यापारी था, पर पति की मृत्यु के उपरांत घर का वैभव शीघ्र ही समाप्त हो गया और उसका लड़का सामान्य नौकरी करके घर का काम चलाने लगा। तब घर के खान पान और रहन सहन में बहुत अंतर पड़ गया और वो सदैव इसी के लिए दुखी होकर प्रलाप किया करती। एक बार श्री रानाडे से बात होने पर उसने कहा कि मेरा लड़का सामान्य हालत में ही बड़ा हुआ है, इसलिए वो मामूली खाना पाकर राजी हो जाता है, पर मेरी पुराने समय की बिगड़ी हुई जीभ तो भोजन में 10 तरह की चीज हुए बिना संतुष्ट ही नहीं होती। ये स्त्री न तो उद्योग और सुव्यवस्था द्वारा घर की संपत्ति की रक्षा ही कर सकी और न इतना संयम कर सकी कि जिह्वा के स्वाद की परवाह न करे। ऐसी स्त्रियों को अपना जीवन भार मालूम पड़े तो इसमें क्या आश्चर्य है। रानी दुर्गावती एक राजा की पुत्री थी जिसे शौक मौज और सुख साधनों की कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। विवाह के बाद वो और भी बड़े राजा की पत्नी बनी, जहां सैकड़ों दास दासी उसकी आज्ञा की राह देखा करते थे। पर ये सब होने पर भी उसने अपने भीतर वो शक्ति और साहस उत्पन्न किया कि बड़े बड़े शासक और सेनाध्यक्ष उससे हार मान गए। इससे सिद्ध होता है कि उतना वैभव और पद पा लेने पर भी उसने अपने उद्देश्य को नहीं भुलाया था और अपना रहन सहन तथा खान पान वैसा ही रखा था जिससे वो विलासी और निर्बल चित्त की न हो जाए। इसी श्रेणी के नर नारी संसार में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। वे संपत्ति और विपत्ति में अपना संतुलन कायम रखते हैं और कर्तव्य पालन से पीछे कदम नहीं हटाते। सच्चे मनुष्य का यही धर्म और यही कर्तव्य होना चाहिए। भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता, पर यह स्थिति तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज के कर्णधार और मार्गदर्शक अपना दृष्टिकोण सही न कर लें। यद्यपि वैदिक काल में हम नारी की पराधीनता अथवा उसका दर्जा निम्न होने का कोई संकेत नहीं मिलता। उल्टा कई महिलाएं ऋग्वेद की ऋषि मानी गई हैं और विवरण संबंधी सूक्तों में नारी की सत्ता का बहुत प्रशंसनीय शब्दों में वर्णन किया गया है। वैदिक काल में वे स्वतंत्रता पूर्वक समस्त कर्म करती थी और यज्ञों में भाग लेती थी। वे घर की पूरी मालकिन और संचालक मानी जाती थीं। विदुषी स्त्रियां बड़े सम्मान के साथ सब जगह आदरणीय स्थान पाती थीं। उनमें से अनेक ब्रह्मवादिनी भी होती थीं, जिसका आशय ये था कि अविवाहित रहकर अपना समस्त जीवन ज्ञान और अध्यात्म की साधना में व्यतीत किया करती थीं।
युद्ध क्षेत्र में जाकर वीरता प्रदर्शित करने के भी कुछ स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे दशरथ के साथ कैकेयी ने युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता के उस स्वर्णकाल में स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध न था और मुख्यतया गृह व्यवस्था में लगे रहने पर भी वे आवश्यकतानुसार सार्वजनिक जीवन में भी सहयोग देती रहती थीं। पर मध्यकाल में जब हमारे देश पर विदेशियों के आक्रमण होने लगे अथवा बहुसंख्यक व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपना देश छोड़कर यहाँ आ बसे, तो उनके संसर्ग से भारतीय सामाजिक स्थिति में भी अंतर पड़ने लगा और स्त्रियों के अधिकार सीमित किए जाने लगे। खासकर मुसलमानों के आगमन के बाद तो यहाँ के शास्त्र ग्रंथों में न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, स्त्री शूद्रसेनताम, अष्टवर्षा भवेद गौरी आदि ऐसे अनेक वाक्य सम्मिलित कर दिए, जिनके कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत कुछ अपहरण कर ली गई और उनको घर के भीतर ही बंद रहकर एक कैदी जैसा परतंत्र जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया गया। तभी से भारतीय समाज का वास्तविक पतन आरंभ हुआ और तरह तरह की हानिकारक रूढ़ियां और परंपराएं प्रचलित होने लगी। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में इस देश में पर्दे का कहीं नाम न था, पर मुसलमानों के अनुकरण से यहाँ के बड़े लोगों में वो फैल गया और देखा देखी मध्यम वर्ग में भी प्रचलित हो गया। इसी प्रकार बाल विवाह यहाँ कभी नहीं होता था। बड़ी आयु में सोच समझकर विवाह करने की प्रणाली अधिकांश में प्रचलित थी। हम प्राचीन ग्रंथों में जिन स्वयंवरों के वर्णन पढ़ते हैं, वे 10-12 वर्ष की अवस्था में कभी संभव न थे। तभी रामायण में लिखा गया था कि सीता स्वयंवर के समय उसकी आयु 18 वर्ष की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे समाज में प्रचलित अधिकांश सामाजिक जातियां या तो संसर्ग से उत्पन्न हुई हैं या किसी सामाजिक परिस्थिति के कारण प्रचलित हो गई हैं। उनकी जड़ में कोई ऐसा ठोस धार्मिक सिद्धांत या कारण नहीं है जिसके आधार पर उनमें सुधार करना या उनको त्याग देना पाप समझा जाए। सामाजिक प्रथाएं सदा देशकाल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जो लोग या जातियां उनको शाश्वत या अमिट समझकर अपने को उनमें जकड़ लेते हैं, वे स्वयं भी जड़ हो जाते हैं और उनकी प्रगति का क्रम रुक जाता है। भारतीय नारी की वर्तमान दशा इस तथ्य का एक जीता जागता प्रमाण है। जब से वह बंधनग्रस्त हो गई, उसे केवल पति की एक संपत्ति या गृह कार्य करने वाली दासी की तरह समझ लिया गया। तब से भारतीय समाज में तरह तरह के दोष बढ़ने लग गए और वह उन्नति के बजाय पतन की तरफ अग्रसर होने लग गया, क्योंकि संतान का पालन तथा उसके चरित्र का गठन अधिकांश में माता के ऊपर ही निर्भर होता है। यदि माता ही अशिक्षित, कुसंस्काराच्छन्न और शक्तिहीन हुई, तो संतान के सुयोग्य, सद्गुणी और शक्तिशाली होने की आशा कैसे की जा सकती है? महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है, स्त्री अबला नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो पुरुष से भी अधिक सबला है। वो माता के रूप में जिस प्रकार बालक को गढ़ती है और पत्नी होकर पति को जिस तरह चलाती है, बहुत करके पुरुष वैसे ही बनते हैं। स्त्री वास्तव में साक्षात त्याग की मूर्ति है। जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान से लग जाती है तो वो पहाड़ को भी हिला देती है। वास्तव में भारतवर्ष का पतन तभी से आरंभ हुआ जब से स्त्रियां अपनी शक्ति का पहचानना भूल गईं और अपने जीवन का उद्देश्य केवल चौका चूल्हा और संतानोत्पादन ही समझने लग गई। जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में सैकड़ों वर्ष तक रह लेता है और उसका अभ्यस्त हो जाता है, तो उसे वही स्वाभाविक और सुखकर जान पड़ने लगता है। यही दशा इस समय अधिकांश में भारतीय स्त्रियों की हो गई है। उसने अपने को भगवान की तरफ से परतंत्र, असहाय और अबला समझ लिया है और वो ख्याल करती है कि उसका कल्याण इसी में है कि वो घर के भीतर बैठी रहे और अपने हाव भाव और सेवा से पति को प्रसन्न रखकर सुख सामग्री प्राप्त करती रहे। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो ये स्थिति और मनोवृत्ति न तो सराहनीय है और न कल्याणकारी। स्त्री को भी अपने लिए समाज का एक उपयोगी अंग, एक कर्मठ सदस्य समझना चाहिए। उसे कोई भी कार्य केवल निजी स्वार्थ अथवा परिवार के लाभ की दृष्टि से ही नहीं करना चाहिए, वरन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह समाज की दृष्टि से भी उपयोगी है या नहीं। जिस दिन वह इस तथ्य को हृदयंगम कर लेगी और संकीर्ण दायरे से निकलकर समस्त समाज के हित की दृष्टि से कार्य करने लगेगी,
उस दिन समाज की काया पलट होने में देर न लगेगी, क्योंकि स्त्री में शक्ति का अभाव नहीं है, वरन हमारे शास्त्रकारों ने तो उसे शक्ति का अवतार माना है। विदेशी विचारकों ने ऐसा ही बतलाया है। कार्लटन नामक विद्वान ने लिखा है, कौन सी ऐसी ऊंचाई है जहां स्त्री चढ़ नहीं सकती? कौन सा ऐसा स्थान है जहां वो पहुंच नहीं सकती? हजारों अपराधियों को वो क्षमा कर देती है। जब किसी बात पर जुट जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यदि हम रानी दुर्गावती के चरित्र पर ध्यान दें तो उक्त विद्वान का कथन सर्वथा सत्य जान पड़ता है। उसने एक सामान्य स्त्री की स्थिति से अपने को इतना ऊंचा उठाया कि मुगल साम्राज्य का गुणगान करने वाले इतिहास लेखकों ने भी उसके महत्व को स्वीकार किया। अकबर के मुख्यमंत्री तथा उस युग के सर्वोच्च विद्वान सुप्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती में अदम्य उत्साह था। उसकी कार्यक्षमता की बराबरी आसानी से नहीं हो सकती। वो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा में सदैव तत्पर रहा करती थी। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसकी आदत थी कि जब कहीं कोई शेर दिखाई पड़े तो उसे मारे बिना वो जल तक ग्रहण नहीं करती थी। वो दूरदर्शिता तथा सूझबूझ में अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को भी मात करती थी। एक भारतीय नारी के लिए जिसने अकबर के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण किया और मुगल सेना की 2 बार मिट्टी पर लीद की हो, अकबर के ही सच्चे सहयोगी और हितचिंतक अबुल फजल की यह स्वीकारोक्ति साधारण नहीं है। इससे हम विश्वास कर सकते हैं कि रानी दुर्गावती निस्संदेह उस जमाने के वीरों में अग्रण्य और नारी जाति का मुख उज्ज्वल करने वाली थी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों पर हीनता का जो आक्षेप किया जाता है वो निराधार ही है। स्त्रियां भी अगर उनको उचित अवसर और साधन प्राप्त हो तो प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकती है। समाज और उसके संचालनकर्ताओं का कर्तव्य यही है कि स्त्रियों के प्रगति पथ में लगे प्रतिबंधों को दूर कर दे और जन समुदाय को ऐसी शिक्षा दे जिससे वे समाज सेवा के विविध कार्यों में स्त्रियों के प्रविष्ट होने का विरोध करना छोड़ दें। वर्तमान युग समता का है। जब मजदूर पूंजीपतियों के बराबर अधिकार चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि स्त्रियों को केवल लिंग भेद के आधार पर उच्च और समाजोपयोगी विविध कार्यों के करने से वंचित रखा जाए। यद्यपि रानी दुर्गावती ने जिस क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रकट की थी, सशस्त्र संग्राम में बड़े बड़े पुरुष सेनापतियों को शस्त्र संचालन में जिस प्रकार हतप्रभ किया था, अब उसका युग समाप्त हो गया है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस क्षेत्र में अंतिम थी। अब नारियां तो क्या, पुरुष सेनापति भी आमने सामने के युद्ध में ऐसी वीरता नहीं दिखाते हैं। वे अपने कार्यालय में बैठकर ही बड़े बड़े युद्धों का संचालन करते हैं। पर महान कार्यों के लिए नैतिक साहस, धैर्य और आत्मत्याग आदि गुणों की अब भी वैसी ही आवश्यकता है और हम कह सकते हैं कि यदि उपयुक्त वातावरण मिले तो भारतीय नारियां अब भी वैसे कार्य करके दिखा सकती हैं जैसे महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई ने किए थे। फिर यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि गत 500-400 वर्ष के भीतर ये 3 नारियां ही पराक्रमी और देशभक्त हुई थीं। इतिहास में नील देवी, कर्माबाई, वीराबाई, कलावती, रानी भवानी आदि और भी अनेक वीर क्षत्राणियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने घोर संग्राम करके शत्रुओं को पराजित किया था। और भी राजघरानों में अनेक वीरांगनाएं इनकी समता करने वाली मिल सकती थीं, पर पर्दा प्रथा और स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही मान लेने की मनोवृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। संतोष की बात है कि अब समाज ने अपनी इस भूल को समझ लिया है और स्त्रियों को पुरुषों के समान सब प्रकार के अधिकार देने को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान ने कुछ समय पूर्व लिखा था, ये बात निर्विवाद है कि स्त्रियों को कानून द्वारा किसी भी धंधे को करने से रोकना अनुचित है। उनको वे सब सुविधाएं मिलने चाहिए जिससे राष्ट्र के बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकें, परंतु नारी के लिए ये कभी उचित न समझा जाएगा कि वे अपनी संख्या के अनुपातानुसार पुरुषों की समान नौकरियां मांगने लगे। मैं तो ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कभी उपस्थित हो ही नहीं सकती, चाहे स्त्रियों को कितने ही अधिकार क्यों न मिल जाएं।
उनमें से अधिकांश सदा यही मानेंगी कि घर बनना या बिगड़ना उन्हीं पर आधारित रहता है और बिना घर के स्त्रियों और पुरुषों के जीवन की कृतकार्यता असंभव है। पर जिन स्त्रियों के लिए घर बना सकना या घर पा सकना कठिन हो, वे अवश्य नौकरी या कोई अन्य पेशा करेंगी और प्रत्येक सभ्य जाति का कर्तव्य है कि उनको वे सब सुविधाएं दिए जाएं, जिससे वे ऊंचे से ऊंचे सम्मानयुक्त पदों पर पहुंच सकें। संतोष की बात है कि यह विचार जो बहुत वर्ष पूर्व प्रकट किया गया था, आज कार्यरूप में परिणत हो रहा है। आज भारत स्त्री स्वाधीनता की दृष्टि से किसी अन्य देश से पीछे नहीं है और यहाँ की नारियां ऊंचे से ऊंचे पदों के उत्तरदायित्व का योग्यता पूर्वक निर्वाह करके महारानी दुर्गावती तथा अहिल्याबाई जैसी महान देवियों का पदानुसरण कर रही हैं। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।